गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपक सुशील आप सबों का एडू विप्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। झारखंड का इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आज पुनः आप सबों के बीच उपस्थित हूं। मैंने कुछ ही दिनों पहले सेट 1 आप सबों को उपलब्ध कराया था। आज सेट 2 के साथ आज मैं उपस्थित हूँ और चलिए आज हम देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों में झारखंड नाम का अलग अलग उल्लेख प्राप्त हुआ है। झारखंड क्षेत्र को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, तो आपको बताना है ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम क्या दिया गया है। तो इसका उत्तर है पुंड्र। तो इसे पुंड्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था ऐत्रेय ब्राह्मण में। आज का दूसरा प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। तो पुरानी इतिहास एवं संस्कृति को जानने के लिए हम विभिन्न स्रोतों का सहयोग और सहारा लेते हैं और उस काल की व्यवस्था या जो कार्य प्रणाली थी उसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। तो प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कब मिलता है झारखंड शब्द का, आपको बताना है। तो इसका उत्तर है 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, आधुनिक झारखंड पूर्व में किन क्षेत्रों का पर्यायवाची शब्द माना जाता था? जैसा कि विभिन्न कवियों ने, लेखकों ने या ग्रंथों में झारखंड के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं। यहाँ आपको बताना है कि झारखंड किस भूक्षेत्र के लिए, किन भूक्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग होता था। तो इसका सही उत्तर है छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पूर्व में किया जाता था। चौथा प्रश्न है, झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस काल से संबंधित हैं? तो आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस काल से मिले हैं? इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण संस्कृति का काल 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक झारखंड के लिए माना जाता है और इस काल में बहुत सारे इस काल से संबंधित परिष्कृत औजार, हथियार पाए गए हैं विभिन्न स्थलों से। आज का अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा भाग शामिल था? पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा भाग शामिल था? तो इसका सही उत्तर है काजांगल, अर्थात वर्तमान में जिसे हम राजमहल के नाम से जानते हैं, वह क्षेत्र हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य का एक हिस्सा था। आइए देखते हैं आज का छठा प्रश्न,
खड़गडिहा राज्य के संस्थापक थे? आपको खड़गडिहा राज्य का संस्थापक अर्थात खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी उनका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर है हंस राज देव। कहीं कहीं हंस देव के नाम से भी उल्लेख मिलता है। इन्होंने खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में की थी और वे दक्षिण भारत से यहाँ आए थे। तो यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है कि बिहार उल्लिखित हो गया है। यहाँ खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव के द्वारा की गई थी और वे दक्षिण भारत से यहाँ आए थे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। मलिक बयां दिल्ली के किस सुल्तान का सेनापति था जिसने 1340 ईस्वी में हजारीबाग पर आक्रमण किया? मलिक बयां वह दिल्ली के किस सुल्तान का सेनापति था जिसने 1340 में हजारीबाग पर आक्रमण किया? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मलिक बयां मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था जिसने 1340 ईस्वी में हजारीबाग पर आक्रमण किया। आज का 8वां प्रश्न है 1202 से 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया तथा भारी खून खराबा किया। उस सेनापति का नाम बताएं जिसके नेतृत्व में इन विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया गया, आगजनी फैलाई गई, क्षति पहुंचाई गई। तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। आज का अगला प्रश्न है कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? कौटिल्य की जो प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र के नाम से उसमें झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है कुक्कुट देश। उन्होंने कुक्कुट देश के नाम से झारखंड क्षेत्र को संबोधित किया है। आज का अगला प्रश्न है मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जिसका संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था उसके बारे में आपको बताना है कि मानभूम क्षेत्र अर्थात मानभूम क्षेत्र जो वर्तमान में धनबाद का क्षेत्र है तो वहाँ पर यह राज्य क्षेत्र विकसित था और उसका संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था। तो वह राज्य था पंचेत राज्य। अगला प्रश्न है पलामू में रक्षेलों को अपदस्थ कर 16वीं सदी में किस राजवंश की स्थापना हुई? रक्षेलों को हटा करके उनके साथ युद्ध में उन्हें पराजित कर 16वीं शताब्दी में एक नए राजवंश की स्थापना पलामू क्षेत्र में हुई। उस राजवंश का नाम था चेरो वंश। इन्होंने रक्षेलों को अपदस्थ किया और उनका स्थान लिया। आज का अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास में नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम आपको बताना है जिन्होंने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए मजबूर किया था। तो वह नागवंशी शासक था छज्जू मलिक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने हजारीबाग के एक बड़े भूभाग को जीतकर सतगांवों को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर फिरोज तुगलक जिन्होंने 1359-60 ईस्वी में सतगांवा क्षेत्र को विजित कर और इस क्षेत्र की राजधानी बनाई थी।
आज का अगला प्रश्न है, उड़ीसा का एक शासक जिसने हजारीबाग के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। उड़ीसा के उस शासक का नाम बताना है जिन्होंने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा जमाया और कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। तो उस शासक का नाम था कपिलेंद्र गजपति, जिन्होंने संथाल परगना क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। हजारीबाग के भी कुछ क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधीन कर अपने साम्राज्य का हिस्सा कुछ समय के लिए बनाया था। अगला प्रश्न है, किसने मुगल अफगान संघर्ष जो कि 1530 से 1540 ईस्वी के मध्य चला, उस काल के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया? तो उस शासक का नाम बताना है जिसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया। तो उस शासक का नाम था शेरशाह। शेरशाह सूरी के नाम से तो आप अवगत ही होंगे, जिन्होंने हुमायूं को पराजित किया था और हुमायूं को यहाँ से कुछ समय के लिए भागना पड़ा था। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। शेरशाह का वह सेनापति जिसे 1538 ईस्वी में पलामू क्षेत्र के चेर शासक महारथ चेरों पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। शेरशाह का वह सेनापति जिसे 1538 ईस्वी में पलामू क्षेत्र के चेर शासक महारथ चेरों पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। तो उस सेनापति का नाम बताना है। उस सेनापति का नाम था खवास खान, जिसे शेरशाह ने चेर शासक महारथ चेरों पर आक्रमण करने के लिए पलामू भेजा था। आज का अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड में सक्रिय मुगल विरोधी अफगानों का दमन किया तथा अपने शासन के उत्तरार्ध 1576 से 1605 ईस्वी में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों नागवंश, सिंह वंश तथा चेरो वंश को मुगलों का अधीनस्थ बनाया? इस प्रश्न में कई सारे प्रश्न समाहित हैं, तो आपको बताना है कि उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसके कार्यकाल के दौरान यहाँ के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंशों यथा नागवंश, सिंह वंश तथा चेरो वंश को मुगलों के अधीनस्थ बनाया गया। आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर है अकबर। तो अकबर मुगल वंश का एक शक्तिशाली शासक था और इसके काल में मुगल का जो क्षेत्रीय विस्तार है, उसके साम्राज्य का जो विस्तार है, वह काफ़ी बड़े हिस्से तक उसका प्रसार हो चुका था, जिसके अंतर्गत हमारे झारखंड का भी भाग शामिल था। आज का अगला प्रश्न है, रामपुर जिस वर्तमान में रामगढ़, तो रामपुर की लड़ाई 1576 ईस्वी में, इसमें बताना है कि किस शासक ने किसको पराजित किया? तो मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद कर्रानी को, अर्थात जो मुगलों और अफगानों के बीच 1530 से 1540 के दौरान यानी एक दशक का जो संघर्ष इन दोनों सेनाओं के बीच, मुगलों और अफगानों की सेना के मध्य जो विरोध, जो संघर्ष, जो युद्ध हुए, उस रामपुर की लड़ाई में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद करानी को पराजित किया। किस मुगल बादशाह के समय में 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क हुआ? तो बताना है कि किस मुगल बादशाह के समय में झारखंड प्रत्यक्ष रूप से
मुगल सत्ता के अधीन आ चुका था। प्रत्यक्ष तौर पर वहाँ से यहाँ का शासन संचालित होता था। तो वह शासक था अकबर। इसी के काल में झारखंड और मुगल साम्राज्य के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। आज का अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह अर्थात मधु शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो आपको बताना है कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधु शाह पर 1585 ईस्वी में आक्रमण किया और मुगलों का अधीनस्थ बनाया? तो उसका नाम था शाहबाज खान कम्बू। ये मुगल बादशाह अकबर का सेनापति था और इसी के नेतृत्व में मधु शाह पर आक्रमण किया गया और मुगलों के अधीनता को स्वीकार करने के लिए उन्हें विवश किया गया। आज का अगला प्रश्न है, शिवू के सिंह वंश के किस शासक ने पौरी देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी अर्थात कुल देवी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की थी? उस शासक का नाम बताना है जो सिंह वंश से संबंधित था और शिवभूम क्षेत्र में उनका शासन था, जिन्होंने पौरी देवी को अपने राज्य की कुल देवी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो उस शासक का नाम था अच्युत सिंह। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य जान लेते हैं। शिवभूम के सिंह वंश की प्रथम शाखा की स्थापना 18वीं सदी में काशीराम सिंह ने पोरहाट राज्य की स्थापना की थी। काशीराम सिंह के पश्चात अच्युत सिंह शासक नियुक्त हुआ। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास का वर्णन वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से मिलता है। पोरहाट इनकी राजधानी थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास का वर्णन वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से मिलता है। आज का अगला प्रश्न है, सिंहभूम के सिंह वंश के संस्थापक थे। उस शासक का नाम बताना है जिन्होंने सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी। जैसा भी हमने पूर्व में जाना कि प्रथम शाखा की स्थापना काशीराम सिंह के द्वारा हुई, वहीं सिंहभूम के सिंह वंश के दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम बताना है आपको। तो शासक का नाम था दर्प नारायण सिंह और इस दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में इन्होंने की थी। आज का अगला प्रश्न है, सिंहभूम का वह शासक जो अपनी क्रूरता, निर्दयता और विलासिता के लिए प्रख्यात था, जिसके अत्याचार से भूइयां विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो शासक का नाम बताना है। उसका सही आंसर है सिंह वंश के 13वें राजा जगन्नाथ सिंह, जो कि अपनी क्रूरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और उसके खिलाफ में लोगों ने संगठित होकर भूइयां विद्रोह प्रारंभ किया। आज का अगला प्रश्न है, बंगाल विजय के उपरांत अकबर के बिहार के मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस स्थान को बंगाल की राजधानी बनाया? तो आपको बताना है कि अकबर के बिहार के मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस स्थान को बंगाल की राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर है मान सिंह ने 1592 ईस्वी में राजमहल, जो साहिबगंज के अंतर्गत सम्मिलित है, को बंगाल की राजधानी बनाया तथा परकोटा और महल वाले नगर का नाम अकबर नगर कर दिया। तो इससे एक और प्रश्न बनता है कि अकबर नगर किस क्षेत्र का नाम बदलकर अकबर नगर कर दिया गया था? तो वह राजमहल क्षेत्र था, जिसे कभी बंगाल की राजधानी
अकबर के सूबेदार मान सिंह ने बनाया था। आज का अंतिम प्रश्न है, किस ऐतिहासिक मुगल ग्रंथ के अनुसार हजारीबाग का क्षय तथा चंपा नामक दो स्थान परगनों के रूप में बिहार सूबा का हिस्सा थे? तो हजारीबाग के दो क्षेत्र क्षय तथा चंपा जो बिहार सूबा का प्रमुख परगना थे, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल रचित आईने अकबरी से यह जानकारी मिलती है कि हजारीबाग के दो क्षेत्र क्षय तथा चंपा जो कि ये परगना थे, और इस किताब के अनुसार इन दोनों परगनों की वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये तय की गई थी। तो आज के दूसरे सेट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ तीसरे सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।